खबर में खुशामदीद नाज़रीन। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं और कुछ खबरें ख़ास तौर पर जो आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब नैब में पेश हुए हैं। नैब मुतमिन शायद नहीं हो सकी, भट्टी साहब से अंदर की खबर सुनेंगे, मगर चलें ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने जमहूरी हक विद इन इन्वर्टेड कामाज इस्तेमाल करके वहाँ हमला नहीं कर दिया, वरना माशाल्लाह बड़ी अजीम रवायात हैं उन पर, वो दोबारा दोहराई भी जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्यों मौलाना फजल रहमान के हवाले कर देना चाहते हैं? तो क्या जो ख़ानदान के अंदर एक जो खींचातानी है, क्या ये कहीं किसी खुदा न खास्ता स्प्लिट की तरफ तो नहीं जा रही? इस पर बात करेंगे। इसके साथ कराची के मामले पर वफाक के पास क्या ऑप्शन? आज फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बड़े ही दुखती रगों पर हाथ रखा है और इसे बड़ी बड़ी दुरुस्त बातें की हैं। मगर इसके साथ एक स्टोरी हम आज और भी करेंगे लाहौर के हवाले से कि इन शहरों का हुलिया कैसे बिगड़ गया। LDA के हवाले से हमारे पास एक अहम स्टोरी है और हम कुछ सवालात उठाएंगे और चाहेंगे कि सरकार या LDA कोई भी उनका जवाब दे और हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकें। और साथ साथ कोरोना वायरस के हवाले से एक खबर जो वैक्सीन की ईजाद हुई है वो किस हद तक दुरुस्त है या नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर उन्होंने अपनी बेटी को कंप्यूटर ने वो लगा दिए। भट्टी साहब, ये जो उस्मान बुज़दार साहब गए हैं, इनको फिर बुला 4 दिनों के बाद और इनको कुछ सवाल भी दे दिए गए हैं, तो क्या इनके पास ऑप्शन हैं? हमले का ऑप्शन है या जवाब का ऑप्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अच्छी रवायत कायम की मोहतरम चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने कि लौ लश्कर की बजाय अदारों पर हमला करने की बजाय खामोशी से गए, वरना कल एक मोहतरमा गई थी बम प्रूफ गाड़ी में शीशे से पत्थर से शीशा तोड़ा ली। शीशा कैसे टूटा ये तो बताएं। देखिए, सॉरी वो आगे बताएंगे। वो आगे इनका टूट सकता है। अच्छा, इनका टूट सकता है। शीशे का हक है टूटना, जमहूरी हक है। इनका 1 लाख रुपए 1 अरब हो सकता है, 1 अरब 2 खरब हो सकता है, इनसे सवाल नहीं हो सकता। चलें उस पर हम बाद में करेंगे। ये सुना है बड़े परेशान थे अंदर उस्मान बुज़दार साहब मुबैना तौर पर। देखिए, एक तो मादी में ये कभी नहीं हुआ कि उनकी किसी की हुकूमत हो उसको नैब बुलाए और इस तरह खामोशी से चले गए। ये तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ये इनकी उस्मान बुज़दार साहब की अच्छी बात और प्राइम मिनिस्टर की अच्छी बात। लेकिन अंदर जाके इनके लिए हालात नहायत नासाजगार थे, कोई खुशगवार हालात नहीं रहे। कैसे? 5 रुकनी टीम ने इनसे सवालात किए जो इनको पहले भिजवा चुके थे। मेरी इतला के मुताबिक मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब किसी सवाल पर भी मुतमिन नहीं कर सके। फिर जो इनके दफ्तर में समरियां भिजवाई गई थी वो चीज़ें रखी गई, उस पर वो बारहा पूछते रहे कि ये जो शराब का आपने लाइसेंस दिया है आपके दफ्तर में, इससे स्टेट वाइज आए तो आपके इल्म में है? इन्होंने कहा मुझे 1 सेकंड कुछ याद नहीं आ रहा। यानी कि कम से कम मेरी इतला के मुताबिक 2 दर्जन मरतबा सवाल पूछे गए, किसी एक बात का भी मोहतरम ने जवाब नहीं दिया। जब उनसे कहा गया कि जी आपका एक DG था, क्या आप उसको जानते हैं गोंदल साहब? उन्होंने कहा जी मुझे याद नहीं। यहाँ तक हो गया कि उन्होंने कहा आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं रहील, डॉक्टर रहील सदीकी साहब मोहतरम। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि खुद साबक DG एक्साइज अपनी कलम से लिख कर, अपनी तहरीर से लिख कर कि ये मुझे दबाव था, मुझे ज़हनी अजियत दी जा रही थी, मुझे कहा जा रहा था तुम्हारा नुकसान, वादा माफ गवाह बन गए। वो वादा माफ गवाह बन गए। और डॉक्टर रहील की भी यही किस किस्म की सूरत हाल है जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है। रहील साहब की जरा बता दें वो क्या वो आपके सौदे? डॉक्टर रहील साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अच्छा, ठीक हो गई। उनके दौरान जो नैब के पास इंफॉर्मेशन है और जो नैब ने उस वक़्त के DG का उस वक़्त का रिकॉर्ड निकलवाया है, एक दिन में 5-5 दफ़ा DG से बात हुई। और जो तीसरा लिंक इनके साथ साबित किया जा रहा है, तो वज़ीर आला साहब के करीबी अदीदा नैब ने वो जो रिकॉर्ड निकलवाया है ना, जिसमें बार बार रहील सदीकी साहब प्रेशर कर रहे थे जी मुझे CM का हुक्म है, मुझे CM का हुक्म है, इसमें से 3-4 चीज़ें रिकॉर्ड कर ली गई। उस वक़्त रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, लाइसेंस दिया गया। तो क्या रिकॉर्डिंग सुनाई गई उनको? ये उन्होंने कहा कि जनाब हमारा नहीं, मतलब उन्होंने कहा जी ये इसकी ये SOP है, इसको पूरे नहीं किए तो हम इसको लाइसेंस नहीं दे सकते। उस पर वज़ीर आला सेक्रेटरीट से नैब की तरफ से जो कहा जा रहा है कि प्रेशर डालता रहा, उन्होंने CM साहब ने कहा मुझे नहीं पता वो होटल बनता नहीं बनता, मुझे ये परमिट चाहिए।
जब ये सारी बातें सीएम साहब के पास रखी गई तो हर बात पे उन्होंने कहा मुझे याद नहीं, यहाँ तक कि वो जल्दबाजी में ये भी कह गए कि मुझे ये नहीं याद कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहील सिद्दीकी रहे। अच्छा, आप अंदाजा करें। फिर जब उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की जो बात आप कर रहे हैं वो किसके पास थी, वो किसने दी है? देखें, आप एक अफसर है, मैं आपको प्रेशर कर रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा, ताकि वो सनद रहे, वरना वो तो अब रिटायर हो चुके हैं। हाँ। और ये समझ रहे हैं सिर्फ उनका एक जगह बयान रिकॉर्ड हुआ है, गोंदल साहब का, एक्स डीजी एक्साइज मोहतरम, जी, 2 जगह बयान रिकॉर्ड हो चुका है और उसकी आईनी पोजीशन भी बहुत बेहतर है जो दूसरी जगह रिकॉर्ड कराया उनका। अच्छा, वो भी किसी लॉ एनफोर्समेंट के या किसी वो मतलब है, आपको पता ना, ये आजकल लोग समझदार हैं, 164 का बयान करा लेते हैं, ये वो ताकि सनद रहे नैब का। तो जब उन्होंने उनको सवाल न दिए तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने कहा कितना टाइम? उन्होंने कहा जी सितंबर तक का। उन्होंने कहा सितंबर तक तो पॉसिबल नहीं है, ये सिंपल सवाल हैं। यहाँ तक कहा 4 दिन का कहा उनको। फिर 18 को बुलाया है। 18 अच्छा, दूसरी जो उन्होंने अहम बात कही, उन्होंने कहा जी आपने कल सीएम सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग की, इसमें सारे नैब के सवाल बार बार डिस्कस किए गए, तो ये तो आपको याद होगा। अब उस्मान बुज़दार साहब शायद बंदे को नहीं भी याद रहती, कल परसों यूं ही गुजर गए बरसों। उन्होंने कहा नहीं हाँ हुई थी मीटिंग लेकिन मैं नहीं था। लेकिन मुख्तसर ये कि जो आज नैब ज़राए से बात हुई है वो 1% भी मुतमिन नहीं हुए। अब जो उन्होंने उन्हें सवालनामा दिया है उनमें ना सिर्फ उनका इस होटल से रिलेटेड, भट्टी साहब क्या उनके पास इख्तियार नहीं था ये लाइसेंस देने का? देखिए, लाइसेंस देने का परमिट होता है 5 स्टार होटल को मिलता है, ठीक है, उसकी एक रिक्वायरमेंट्स होती उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि महकमा टूरिज्म से और ये 10-12 चीज़ों से कंफर्म किया जाए, उसके बाद दिया जाता है। एम्बेसिडर को भी मिला, वो भी गलत है, ये सिर्फ 5 स्टार को मिल सकता है। लेकिन माजी में धक्काशाही थी, कोई कानून था नहीं जो जिसकी थी। लेकिन इसके बाद जो होटल का मालिक है वो भी गलती से मंडी बहाउद्दीन का, और जिन पर इल्ज़ाम है जो इनके अजीज़ हैं वो भी मंडी बहाउद्दीन डीपीओ रह चुके हैं। काम काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है। अब जो इनको सवाल दिया कि आपके अजीज़ रिश्तेदारों के कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ है, आपके बीवी बच्चों के नाम क्या है, अब फैमिली की भी उन्होंने मांग ली, फैमिली की भी। अब मैं वैसे पंजाब हुकूमत की लिए बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, उसका इस केस से तल्लक नहीं। एक बंदा इकबाल है पटवारी, उसको डेरा गाजी खां से बुलवाया गया है, बड़ा ज़रूरी, और एक साथ है असगर। हो सके तो इन बच्चों की जानकर इन्हें रेस्क्यू करें। इन पर दबाव डाला जा रहा है कि ये रिकॉर्ड में कोई तब्दीली करें। इससे ज़्यादा मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, ये बड़ी अहम स्टोरी है। इस वक्त ये डेरा गाजी खां से चले थे, मेरे ख्याल में उकाड़ा की करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये 2 पटवारी हैं बेचारे, मासूम है ना, इकबाल और असगर। आजकल वैसी पटवारी तो कई साहब। अच्छा, जो आज उस्मान बुज़दार साहब जो कल परसों कह रहे थे, शायद हो सकता है नेक्स्ट डेट पे उनके मुकला जाएं और जाके ज़्यादा बेहतर दे के तैयारी दे दें, लेकिन नैब ज़राए के मुताबिक उनके 1 घंटा 40 मिनट में एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सके। और नैब ने इवन 4 दिन के बाद क्या होने जा रहा है? देखें, नैया में सुराख हो चुका, कश्ती डगमगा रही है। अब ये बात है कि इस्लामाबाद और पिंडी मिले, इस्लामाबाद पिंडी को के रेस्क्यू करें। अदरवाइज जो अब तक की इतलात हैं, अब तक की इतलात कोई अच्छी खबर नहीं है मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब के लिए। लेकिन आपको एक अहम खबर दे दूं जी, वो दें। कादी साहब बड़ी हैरत वाली, इसमें बहुत सारी नैब की मावनत एक मौजूदा सूबाई वजीर ने की है जो खुद सीएम के कैंडिडेट हैं। वो तो भट्टी साहब मुझे ख्याल है यकीनन वैसे ही होना है, कोई एक कैंडिडेट है। नहीं, कैंडिडेट तो हमारे बालों से ज़्यादा है, लेकिन बनेगा तो एक। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का जो मैं एक थोड़ा सा इसे हटके दूं, इस 2 सालों में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। एक ऐसा वजीर जो पिंडी से राजा है, उन पर इत्मीनान करके इन्होंने बड़ा नुकसान किया अपना। पता नहीं इन्होंने किया या वो कोलिशन का कोई सिलसिला था, वो तो फिर भट्टी साहब, वो बज़ाहिर पीटीआई में है वो राजा साहब, लेकिन वो काफ लीग में भी हैं और नून लीग में भी हैं, वो सारी लीगों में है। और जो लीग हरफन मौला हैं, हाँ, जो लीग सबको लिंक करती है वो उसमें भी है। तो फिर हम उधर ही हो जाएंगे जिधर। देखिए, बाज़ चलो तुम उधर, मेरी पीटीआई के एक अहम तरीन साहब से बात हुई, मैंने कहा यार अमूमन आपकी रवायत ये रही है
कि आप रिज़ाइन ले लेते हैं वज़ीर आज़म साहब। ये तो सच है ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की करप्शन के ख़िलाफ़ एक तवील जद्दोजहद है। आप इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि जिस पे इल्ज़ाम लगे, नवाज शरीफ को भी वो कहते थे रिज़ाइन दे तो आए। अब इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, अब इमरान साहब ने तब्दीली आ गई है, उनमें अपने सोच बदल ली है। अब देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में नैब हो सकता है उस्मान बुज़दार साहब को तमाम एविडेंस के बावजूद बेगुनाह कर दे, या उस्मान बुज़दार साहब ऐसे एविडेंस दे दे जो उनकी बेगुनाही। मैं आपकी पहली बात को जरूर ये एंडोर्स करूंगा कि कम से कम शराफत से तो चले तो गए हैं इदारे में। एक सबसे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं भाईजान, हैं हम तो पता नहीं कुछ हैं भी नहीं, तो फिर भी हम तो ये तो आपने अप्रिशिएट किया। नहीं ये देखे, अगर उन्होंने वो कुछ किया तो दूध का दूध पानी का पानी। वो खतून जो जेल सजा याफ्ता है, एक जुलूस की सूरत में पानी नहीं पत्थर ले जाते हैं, पत्थर। हाँ। यार देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पे हमला सिर्फ नून लीग के क्रेडिट में, नैब पे हमला नून लीग के क्रेडिट में, अंदर नैब के अंदर लोगों ने भाग के जाने बचाई, इस कदर शिद्दत से पथराव था। ये तो है, मगर हम जो साफी हैं नहीं तो, लेकिन मुझे बताएं, कल राजा साहब सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग कर रहे थे जब मरियम वाला वाकया हुआ। ठीक है, राजा बिशारत वजीर कानून में इधर आके क्लियर कर दी। तो जो मास्टरमाइंड था उन्होंने उनको इतला दी कि जनाब उधर ऑपरेशन हो गया, मरियम का झगड़ा हो गया। तो ये क्या इमरान खान साहब से गलती हो रही है टीम बनाने में, या इस अहल आप उनको देखिए भट्टी साहब, ये देखिए नैब के अंदर शीशे टूटे हैं, ये कैसा पत्थर है यार, ये पत्थर बुलेट प्रूफ बम को भी तोड़ है, नैब के अंदर भी चले जा रहा है। साहब मैं समझता हूं कि रियासत को अपने तमाम दुकानें हट्टियां बंद कर देनी चाहिए। अगर ये अपनी रेट जो है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, 2.5-3 दर्जन आदमी जो हैं उनको, तो हम तो ये समझेंगे तो आपकी कनाइमस से हुआ है। अगर इधर जिस इदारे ने भी कनाइमस की है, कनाइमस है। और मुझे ये लगता है भट्टी साहब, अब मैं खुल के बात करूं, मुझे लगता है कि ये घेरा बुनियादी तौर पर बुज़दार साहब के गिर्द तंग करने के लिए वारदात हुई है सारी। नहीं ये देखे इसके, और मैंने ये भी सुना है कि मरियम साहिबा का बुनियादी तो मकसद है वो वतन अजीज से रुखसती का है, जो जिस पे पहले वो कोशिश कर रही थी। और ये जो चंद दिन पहले बयान दिया है किबला खकान अब्बासी साहब ने कि जी जो हैं परवेज़ रशीद साहब ने पार्टी छोड़ देनी चाहिए, तो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हम जो हॉक्स हैं हम उनको पीछे कर रहे हैं, आपको मुतमिन कर रहे हैं, और साड़ी सुन लो यार, और की कितना तरला करिए। मतलब इस तरह की मुझे एक फीलिंग आ रही है। आप बड़े समझदार हैं, आप खबर भी देंगे कि मरियम साहब जा सकती हैं। मरियम साहब जाएंगी तो एनआरओ के जरिए ही ना, एनआरओ की वायलेशन की थी। अब नहीं देखिए, पिछली जो भी गए थे वो भी जहाज पे गए थे, एनआरओ पे तो बैठ के कोई नहीं जाता ना। नहीं, गिव एंड टेक। आज कल मरियम ने तकरीर की, आप इसको लिंक करें, शहबाज शरीफ का नाकाम रेट, टार्जन की कल मरियम की वापसी, इसको लिंक करें, काफ़ी चीज़ें आपको सुलझ जाएंगी, वादियात नज़र आ जाएगा कि पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है आपकी इंफॉर्मेशन में वजन हो सकता दो बातें है, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। नहीं जल्दी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि एक तो देखें कि आपको पता है कि केसेस में तेज़ी आ गई। पहले केस ठंडे थे, ये घरों में बैठे हुए थे, जमानतें हो गई थी और खामोशी। अब यूं लगता है कि जो एक रेफरेंस नवाज शरीफ साहब का आ गया, एक इनकी ये ज़मीन के भाई ये कहाँ से खरीदी है और आपने कौन से डीसीओ को या डीसी हुक्म दे के इसकी कीमतों वो जगह जौन सी थी ये खरीद ही नहीं सकते थे। देखें असल खबर इन्होंने दफन कर दी, कोई नहीं दफन, सिर्फ चंद पत्थरों के प्रेशर में आ जाएगी लाठी। ये नहीं, मुझे बताएं, अगर कल नैब का कोई अफसर उधर मर्डर हो जाता, जिस तरह एक खबर और है, ये मुझे बताएं कि बड़े एक आपको पता है ना, मैच होता है बड़ा सख्त मैच, पाकिस्तान इंडिया का हॉकी का मैच होता है, एक फ्रेंडली मैच होता है। ये जो फ्रेंडली किस्म का पर्चा हुआ है, ये जो 188 लोगों पे, मतलब अगर आप एक पुलिस वाले को हाथ डालते हैं यहाँ पे, तो ही कैन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वो अपने बचाने के लिए और स्टेट की एक प्रेस्टीज होती है, वो शूट कर सकता है आपको। तो ये जो फ्रेंडली किस्म का पर्चा हुआ है, यहाँ भी कोई अंडरस्टैंडिंग है? ये पर्चा भी ने हीरो बनाने के लिए किया गया। ओह अच्छा, वेरी गुड। पर्चे का मतलब क्या होता है, उसके बाद पुलिस मुकदमे के इंदराज के बाद इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाती है, पुलिस रेड करके बंदा पकड़ लेती है। जिसने ये कार्रवाई कराई, ये तो बेचारे राह गुजर पकड़े गए ना, उनमें मेरी इतला ज़्यादातर बेगुनाह, लेकिन ये पुलिस जाने जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये तो पुलिस ने हानापुरी की अपनी नहली नलैकी छुपाने के लिए। कौन से बड़े आदमी को आज गिरफ्तार करने के लिए रेड हुआ है? था कौन सी नहली? नहीं अच्छा, किस आए सनसनू? ये नामजद पर्चा हुआ है ना, शाहिद हकान अब्बासी, मरियम साहिबा और भी जो इनका एक MP है जिसकी गाड़ी में रखी गई, कोई एक आज पकड़ा गया, पुलिस ने रेड की है।
तो ये फिक्स मैच है। फिर वही बात करते हैं जेड़े पकड़े गए सन वो यहां से बाहर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कौम को बेवकूफ बना रहे हैं ये कौम को अहमक समझते हैं कि गुड्डी गुड्डा खेली जो गुड्डी गुड्डा। अच्छा बंटी साहब मैं अर्ज करता हूँ, ये हो सकता है उनकी बात ठीक हो सकती है, मगर कुछ अक्ल और दानिश के तकाजे होते हैं। वो दोबारा वापस आई हैं, वापस आके गाड़ी से बाहर निकली हैं। उस क्या इस दौरान वो कतलाना हमला करने वाला खुदा न खास्ता नाबीना हो चुका था या पकड़ा गया था? नहीं, अब राणा साहब कितने मासूम है। हाँ, लेजर गन से हमला हुआ है। एक तो वो टारगेट किलर बड़ा नालायक था जिसका निशाना नहीं था, उनके तो निशाने बड़े फिक्स होते हैं। दूसरा, इन्हें पता है कि मेरी गाड़ी पे लेजर गन से हमला हुआ, दोबारा फिर गाड़ी से खुद बाहर भी नहीं कर रही हैं। क्या ये खुदकशी करना चाह रही थी? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। अगर ये हुकूमत में थोड़ी सी लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस में ताकत होती, यहाँ होता आईजी अब्बास खान जैसा, जवेद इकबाल जैसा, रातों रात इस राणा साहब की शॉट के बाद ना गाड़ी को अपनी तवील में लेते मरियम की और उसकी फराजिक कराते ये शीशा कैसे टूटा है। इसने राणा साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और लगाया भी किस पे है? लेदर गन से अटैक किसी बिल्डिंग से कराया। ये अंदाज़ा करें किस अदारे की तरफ हिट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा गहराई में जाए। आम शूटर तो ये काम नहीं कर सकते। आम आदमी पत्थर मार सकता है, पुलिस लाठी चला सकती है, लेजर गन से बिल्डिंग में तो फिर पुलिस, पंजाब पुलिस जो नवाज शरीफ की जाती इम्प्लाई है, वो इस गाड़ी को, अगर उनको शुबा है कि लेजर गन से हमला किया किसी टारगेट किलर ने बिल्डिंग से, उस गाड़ी को तवील में लेके उसका फराजिक क्यों नहीं कराते कि कितनी दूर से इस पर हमला हुआ है, क्या चीज़ लगी है, पत्थर लगी है, रोड़ा लगा, गोली लगी है, बम लगी है, एटम बम लगा है, क्या लगा है? ये भट्टी साहब, ये आपके सामने ये बुलेट प्रूफ शीशे गाड़ियों को मार है, और ये बिल्कुल इसको जो है ये इसको निशान तक नहीं पड़ रहा। आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं ये देखे, ये इनकी ना, ये जो है ना हेलमेट और इंट, इनमें ना फोम था, ये डंडे नहीं है, ये धागे से मार रहा है भाई। वो मरियम की असल गाड़ी है, जिस जो को पता ही नहीं लगा पत्थर आया, लेजर गन आई है, या मोदी ने कोई अबाबिलें भेजी हैं, किसने मारा मुझे समझ नहीं आई। मैं तो खुद ये राणा साहब ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। शुएब दस्तगीर साहब, आप आईजी पंजाब हैं, और गालबन आईजी पंजाब का आईजी होता कमांडर 2 लाख फोर्स का। भाई इतना बड़ा, वो देखे वो फायरिंग कर रहे हैं। और यार इनकी गाड़ी ये बुलेट प्रूफ, जो ये बच्चों की गुड़िया की शादी होती थी वो तो नहीं थी? वही थी, और क्या था? नहीं, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी फिर मरियम के साथ तो हो गया। जिसने गाड़ी दी है ना, वो चाइना की डुप्लीकेट गाड़ी है, बम प्रूफ नहीं है, चाइना की बनी हुई है। अच्छा, ये देखे कहां से फायरिंग हो रही है, और वो बीच में बैठी और शीशा नहीं टूट रहा। इनकी गाड़ी का शीशा टूट गया बुलेट प्रूफ बम प्रूफ पत्थर से। ये पत्थर में भी कोई एटम बम तो नहीं आ सकता। देखिए भट्टी साहब, देखिए ये बड़े बड़े मौजे हो रहे हैं। आपको पता है हमारे बचपन के ज़माने में एक फिल्म होती थी, फूल बने अंगारे, याद है ना आपको? फूल बने अंगारे, तो यहाँ पे ना पत्थर फूल बन गए। इन्होंने कहा जी ये, और की एक MP है माशाल्लाह, अच्छा सा नाम उनका पता नहीं, याद नहीं मुझे, वो भट्ट साहिबा कोई, तो वो कहते हैं ये फूल नहीं थे, पत्थर नहीं थे, फूल थे। तो देखिए ये बहारो फूल बरसाओ, मैंने नैब पे हमला करना है। नहीं कहता, मुझे ब्रेक है, मुझे आपकी हुकूमत से भी एक सवाल करना है। अगर आप नैब के दफ्तर की हिफाजत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर सकते, PIC की नहीं कर सकते, जहां दिल के अस्पताल है, तो फिर इस फोर्स के लिए दूसरी कोई अच्छे ईमानदार पुलिस अफसर हैं, पुलिस देखे ना, बयानतदार हैं, काबिल भी है, भट्टी साहब भी लगा लें। भट्टी साहब, सारी रियासत की, और ये कम से कम ये हमें समझ आ गई। हमने वो आपने जिक्र किया मॉडल टाउन का, वहाँ क्या हुआ, यहाँ पुलिस कितनी मोहब्बत से पेश आ रही थी। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस है, और उनको क्यों APC में मुबैना तौर पर पीछे धकेला जा रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब, चूँकि जाहिर है एक टसल तो है, अब इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता मोहतरमा मरीम नवाज साहब से, उनके अंकल जो शहबाज शरीफ साहब है, तो वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की भी क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे। तो ये क्या आपको नज़र आता है? साथ आप ये भी कह रहे हैं कि शायद कुछ अरसे बाद मरीम साहिबा के बाहर जाने के हवाले से भी बात हो। देखिए तो फिर पीछे क्या क्या रह जाएगा? ऑल पार्टी पुरानी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मैं समझा साहब पार्टी पुरानी कह रहे हैं, क्योंकि उनका 2 साल हो गए हैं। वो ये और लफ्ज़ है, वो पार्टी पुरानी क्या होता है कि बहुत पुरानी, बोसीदा हो गई हो, काम की ना हो, उसे जोड़ के इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। लेकिन ऑल पार्टी होता है ऑल तमाम सियासी जमातें।
नवाज शरीफ ऑलरेडी मुल्क से बाहर है, अंडरटेकिंग वो क्या आप क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग से गए हैं। अगर अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी नहीं जाते तो मौलाना फजलुर रहमान के पास सिवाय मदरसों के तलबा के है क्या, होगी क्या। अगर शहबाज साहब नहीं जाते, उसको साइड पे किया जाता है, तो बिलावल साहब का कद एक सियासी जमात मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात के वो लीडर हैं, वो भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब है आल पार्टी कॉन्फ्रेंस को पार्टी पुरानी करके साइड पे किया जा रहा है। फ़िलहाल अपोजिशन समझती है कि वो सड़कों पे लाने के लिए मूड में नहीं, छोटे छोटे नैब पे हमले कर लिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर लिया, कल को किसी और है, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग के पत्थर पे का देखा ना, हमले के बाद मुकदमा हो गया। ये गानगत होनी चाहिए आपस में। लेकिन हमारी पुलिस कितनी फ्रेंडली है, लाहौर से गुजरात बंदा उठा के 2.5 लाख रुपया सिर्फ आधे घंटे में मांगती है, लेकिन इतने बड़ों में पर्चे दे के रेड किसी पे नहीं करती। साहब देखिए, वही मॉडल टाउन था जहां पर गोलियां बरसा दी गई, और यही मॉडल टाउन के रिहायशी हैं जिन्हें देख के इनका आसा निकल जाता है। तो मतलब है कोई मामला तो है ना, फिर बताएं। नहीं तो देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ भी किसी भी कीमत पे कोई हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट नहीं चलाना चाहते, जिनके कहने पे ये गए। मैं आपसे एक बात आगे जाऊंगा, इससे पहले कि चलाना चाहते नहीं, चला सकते ही नहीं। जरा गौर कीजिए, मरीम नवाज पंजाबी कह लीजिए जोगे ही नहीं है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा का शॉट सुनवाइएगा। SOT APC का ताल्लुक है, वहाँ पर मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि APC के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए, और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके APC के फोरम से होने चाहिए। ये मुझे पता है कि मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा काई साहब, आपको जिंदगी बीत गई, मैं आज भी 2-3 स्टोरियाँ रोक रहा हूँ। बमशल क्योंकि इस मुल्क में करप्शन बुराई नहीं रही, सच बोलना जुर्म बना दिया गया। क्या ये APC होगी नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर, शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर, बिलावल साहब की मर्जी के बगैर, ये तीसरी चौथी कैटेगरी की डिग्री जाके कोई फैसला कर सकती है? नसीर पावर है इनमें, क्या इनमें इख्तियार है ये? बट साहब है कोई ना कोई APC ने गल ना बात दो, क्या है कुछ भी? मतलब है मुझे बता दे, राना हमारी मोहतरम बहन मरीम नवाज साहबा कहती हैं मियां साहब की ओ भाई, आप एक वाइस प्रेसिडेंट हो, आपको इतनी कवरेज मिल रही है, आपके सगा चचा आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, इसके बाद आपने एक ड्रामा किया, इससे पहले भी कादी साहब आपने करवाया, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक जज की मुबैना फुटेज चलाई, आपकी FI उस पर भी खामोश नहीं, आपने उस वक्त भी इनको रेस्क्यू किया, हमारे साथ कुछ आपने उस वक्त भी इनको रेस्क्यू किया, आपने कल भी इनको रेस्क्यू किया। आप मुल्क में अमनो अमान तबाह करवाएंगे। ये अब दी लॉ है। अच्छा, कौन सी 13 तारीख की बात कह रहे हैं? ये पता नहीं कौन सी 13, लेकिन मियां साहब पर, मियां शहबाज शरीफ साहब पर इस तरह से ओपनली नो कॉन्फिडेंस। मैं देखें, गुजारिश है, जब वो आए थे, मुझे कहाँ से, जब आए थे इंग्लैंड से आए थे, तो क्या हो गया, जो इनके साथ मुआहदा था बेनज़ीर शहीद हो गई, इनको पंजाब हुकूमत मिल गई। पंजाब हुकूमत तो थी नहीं इनकी, ये जो एग्रीमेंट के तहत आए थे। यार ये तो शहबाज शरीफ पे चार्जशीट कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ अंदाजा करे इस पार्टी में ये डिसिप्लिन है, फिर कहते हैं कि हम नहीं करते। ओ भाई, आपको डील के मुताबिक पूरा हिस्सा मिला, जिसे जरदारी साहब ने कहा था डील थी ये, वफाक और सिंध, पीपल्स पार्टी पंजाब आपको, और आपने क्या लेना है? आपको तो तस्वुर भी नहीं था, आप तो कहते थे हमसे इससे 20% सीटें भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है उस रोज जिस दिन 8 का रिजल्ट आया, शहबाज शरीफ ने कहा मेरी सोच और समझ से ज़्यादा हो गया, ये हमें कौन वोट डाल गया है। इनके 2 वजीरों ने GNN के दफ्तर में ये अल्फाज कहे हैं, अगर वो इनकार करेगी नून लीग तो मैं दोनों के नाम मुबारक भी पेश कर दूंगा। कादी साहब ये किसको गुमराह कर, इसका मतलब है असल लड़ाई अपोजिशन इमरान खान में नहीं है, ये असल लड़ाई शहबाज शरीफ और मरीम के दरमियान है। एक उसका ग्रुप है, एक मोहतरम मरीम नवाज साहबा का ग्रुप है, जिसमें हिना परवेज भट्ट जो कह रही थी नैप व फूल बरसाओ,
मेरा मुल्ज़म आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा ख्याल है नैब को अब गाना लगाना चाहिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा मुल्ज़म आया है, क्योंकि मुल्ज़मों को तो पत्थर लाने की आपने रवायत डाल दी है। हमने बात की और हमने खुल के बात की बुज़दार साहब पे भी, मगर ये क्या डाइकॉटमी है। अब मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, बड़े नाम भी हैं हमारे शोबे के लोग हैं और उन्हें पत्थर के फूल और फूल के पत्थर नजर आते हैं। क्या क्या वजह है यार? मैं कह रहा हूँ पत्थर घर से लाए गए, रेमिड से लाए गए, खुदा का वास्ता असल ये सोचे रास्ते में क्यों नहीं रोका गया, और कौन सा मीर जाफर मीर सादक इनके साथ मिला हुआ है। ये इमरान खान सबको ये चीज़ें समझ आएगी जब उनके पास जब चिड़ियाँ उड़ जाएगी खेत। साहब ये ब्रेक पे हमने जाना है, मगर ये बात तो बिल्कुल वाजे है कि यहाँ तो जो कानून का जो इतलाक है कुछ लोगों पर तो कतन होता हमें नज़र नहीं आता। इसकी वजह क्या है, इसके बारे में हम आपकी सोच और फिक्र पर छोड़ते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कराची का ये अशर क्यों हुआ, लाहौर का अशर कैसे हुआ, LDA में मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं, और ये तकरीबन कहानी तमाम शहरों की बनती है, क्योंकि खान साहब आप भी चाहते हैं शहर खूबसूरत मकान बने, कैसे बन सकते हैं जब तक हम इन कब्ज़ा ग्रुपों से जान नहीं छुड़वाते। मगर ये कौन से कब्ज़ा ग्रुप और ये कैसे क्या कर रहे हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया ये हमारे शहरों के हवाले से जो सबसे बड़ा अजाब है, पानी बारिश हो जाए, मैं इस हवाले से हमारे पास दो स्टोरीज हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सी बातें की हैं, मैं उस पर बाद में आता हूँ, मगर एक स्टोरी है हमारे पास आज जो हम लाहौर के हवाले से शेयर करना चाहते हैं। लाहौर में तकरीबन 200-250 कच्ची आबादियाँ हैं भट्टी साहब। अच्छा, LDA के हवाले से कुछ हमें खबरें मिली हैं और हम चाहेंगे कि अगर कोई उनका जिम्मेदार यहाँ आके उसको वेरीफाई करे या उसको कंट्राडिक्ट करे तो हमारा प्लेटफॉर्म भी उसके लिए हाजिर है। अर्ज ये है कि पता ये चला है, बताया हमें ये गया है कि ज़राए ने कि जी यहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है LDA के पास जो कि थर्ड पार्टी वैलिडेटेड हो और उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो उसमें मौजूद हो कि इसके असासे कितने हैं। ठीक, LDA के पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं कि अरबों रुपए की जगह उनकी है कहाँ ये। अच्छा, एक बात हुई। और दूसरी बात ये कि जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी वैलिडेटेड नहीं है, मतलब जिसको चाहा इनाम दे दिया, आपका निकला अभी गुंजाइश, मैं ये नहीं कह रहा मैं निकला, इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ। सब्जादार में 3-4 दिन पहले हुआ है, मेरा एक कनाल का प्लाट था, उसकी टोटल कीमत 10 मरले का टोटल कीमत थी सिर्फ 70 लाख। मुझे LDA के साथ सौदेबाजी करके उसके डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, 1.25 करोड़ के 2 प्लाट अलाट कर दिए। अच्छा, ये मैं आपको ना पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, जब आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है तो कोई पूल नहीं है, आपको पता नहीं है कौन सा प्लाट कहाँ पे है, इससे क्या होता है कि जब आपने उसमें फीड करना है तो आपकी मर्जी का डाटा वो बाहर निकालेगा और थर्ड पार्टी वैलिडेटेड नहीं है, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, मगर वही चल रहा है। फिर अगर किसी प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, लिहाजा नीचे का अमला मिली भगत करके वो खा पी सकता है। तीसरी चीज़, और चौथी बात क्या है कि जो एक बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है वो ये है, एक एक्सचेंज पॉलिसी है। एक्सचेंज पॉलिसी ये होती है, मुझसे LDA ने ज़मीन ली तो उसने एक एग्जेम्पशन होती है। एग्जेम्पशन क्या कि मुझसे अगर उन्होंने इतनी ज़मीन ली तो उसके बदले इतने प्लाट वो मुझे देंगे। अच्छा, अब उसकी एक पॉलिसी है और वो कैसे देंगे, उसके SOPs हैं, उसकी 4। अच्छा, अगर वो प्लाट वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो एक्सचेंज करके देते हैं। यहाँ असल काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसका ऑडिट होना चाहिए। हो क्या रहा है भट्टी साहब, मिसाल के तौर पर एक जगह पे कानून ये है कि मुझे आपने 1 कनाल देना है, अगर 1 कनाल मौजूद नहीं है तो उसकी 10-10 मरले कर दें, अगर 10 मरले नहीं है तो आप 5-5 मरले करके आप मुझे कर सकते हैं। दूसरा उसका असूल ये है कि जो मेरी ज़मीन थी, अगर मैंने वो उस प्लाट को ले लिया है और आपको बेच दिया है तो आप LDA में वापस जाके उसकी एक्सचेंज नहीं करवा सकते, मगर उन लोगों की एक्सचेंज मुबैना तौर पर हो रही है। हमारे पास एक केस जो मुझे पैसे देते हैं। जी, और मैं बता दूं, एक्सचेंज का मतलब क्या है, बस मैं बात खत्म करता हूँ। एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो पहले प्लाट था वो सपोज 70 लाख का था, उसके बदले उन्होंने मुझे 4 दे दिए, उसकी कीमत निकल आती है 2.5 करोड़। अच्छा, अब मैं इस LDA का मकसद ये है कि शहरों को संवारे, इन कच्ची आबादियों को ख़त्म करे, इससे इतना पैसा निकल सकता है कि खान साहब आपका जो लोगों को मकान देने का ख्वाब है, यहाँ एक इदारे से हम लाहौर में कम से कम इसकी आगाज़ कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। और पूछें जनाब बुज़दार साहब, आप आए हैं नैब से वापस तो आके पूछें इनसे रिकॉर्ड मांगे LDA का कि इनके पास कितने असासे हैं, साथ ऑडिट शुरू करवा दें। एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, किसको क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है हम सलूट करेंगे, नहीं मिल रहा तो फिर तुम काम खराब है। भट्टी साहब, LDA में मैं 3 क्लर्कों को जानता हूँ। एक क्लर्क को जिसकी 2 कोठियाँ माशाल्लाह डिफेंस में है, उसकी चलो 25 तरह सैलरी में होगा, अरबों नहीं खरबों का फ्रॉड होता है LDA में। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा लाहौर में ठीक ये कर दे,
LDA के पास इतने रिसोर्सेज है कि आपकी सारी सड़कें ठीक हो जाए, सीवरेज ठीक हो जाए, सारे सड़कें ठीक हो सकती हैं, सीवरेज ठीक हो जाए, एक प्लाट और यही काम कराची में भी हो सकता है, यही काम कराची में भी हो सकता है। उसी पे चीफ जस्टिस कराची ने उन्हीं लोगों की निशानदेही की। उन्होंने कहा है कि कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, सूबाई हुकूमत की नाकामी है, वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर सोच रही है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा। MPA साबिक हुकूमत का आजाद, मुझे नाम भूल गया, अभी परसों उसने एक बाल्टोन में किया। अच्छा भट्टी साहब, अब लास्ट मिनट है तो हम जो आइंदा इस पे स्टोरी पे काम कर रहे हैं वो ये है कि जिस आपके यार ने वो 2.5 करोड़ में ठेका किया, वो कल रहने दे, वो फिर रहने दे। नहीं, वो भी करेंगे और साथ ये भी हम बताएंगे बड़ा LDA में बात कमर्शियलाइजेशन की पॉलिसी क्या है और इसमें क्या काम हो रहा है और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू इसमें मिल सकता है, हम इस पे कल बात करेंगे। जी भट्टी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स बात ये है मदीने की रियासत में अरबों रुपए करप्शन जायज है। नहीं, मैं नहीं ये कहता, और मेरे ख्याल में हमने खान साहब के इल्म में ले आए, इस पे तहकीक होनी चाहिए, और नहीं हो रहा कुछ तो अच्छी बात है, मगर हो रहा है तो फिर रोकें। इजाजत, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।